चलिए हेडिंग डालिए तो। पिछले क्लास में हम लोग समझ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यही था ना। आज हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसके लिए फिर से हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना पड़ेगा। ऐसा करते रहो, हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पीछे थोड़े लाएंगे दोबारा। बताइए तो केटाइन क्या क्या रहेगा इसमें। H2SO4 से मिलेगा 2H+, और एनायन क्या मिलेगा, SO4 2-। H2O भी तो है वहाँ, उससे भी मिलेगा H+, और इससे OH-। केटायन यहाँ पर दोनों से सेम चीज आ गया है, H+, H2SO4 से भी और H+ वाटर से भी। एनायन जो है एक से सल्फेट आया है, दूसरे से OH- आया है। एट एनोड, पहले एट कैथोड हम बात कर लेते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन केटायन का होगा। इसमें 2H+ जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा किस में, हाइड्रोजन गैस में। यानी कैथोड पर हाइड्रोजन का बुलबुला निकलेगा। तो तुम लोग को चुप रहने के लिए नहीं बोले, हम सीधा एकदम ताबड़तोड़ खींचेंगे अब सिलेबस। अब तुम लोग को एक आध महीना उड़ाएंगे थोड़ा ढंग से, तब तुम समझोगे कि क्लास में कैसे बैठा जाता है और क्या करना होता है। काहे पीछे करें, कर क्या रहे थे आप। एट एनोड, करो खिस्सा और। SO4 2- और OH-, ये दो एनायन है, और इसी दो में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP वैल्यू कम होगा। अब पिछला दिन देखिए, नोट में आप लिखे हैं SO4 2-, उसके बाद NO3-, उसके बाद OH- आता है। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है SRP का। तो OH- का SRP कम होगा कि SO4 का SRP कम होगा। OH- का कम होगा, वैसे भी आप देखिए इसमें ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पर OH- का ऑक्सीडेशन होगा। OH- जब ऑक्सीडेशन करता है तो ये रिएक्शन करता है। इसी, अच्छा ये OH- आया कहाँ से, वाटर से। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी रिएक्शन को 2H2O कन्वर्ट करता है O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। इसी रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। कल बोला गया था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पिछले क्लास में आप रिडक्शन ऑफ वाटर पढ़े थे, आज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर देख रहे हैं। ये सब रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और रिडक्शन ऑफ वाटर, ये दोनों हर हाल में याद रखिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। लिखेंगे। एक चीज देखिए आप यहाँ,
जब ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर का तो ऑक्सीजन गैस निकला है और H प्लस आयन निकला है। और कल जब आप रिडक्शन ऑफ वाटर पढ़े थे तो उसमें याद कीजिए हाइड्रोजन गैस निकला था और OH माइनस आयन निकला था। यहाँ से हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन, इन रिडक्शन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए नीचे तो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीजन गैस एंड H plus ion, while reduction of water gives hydrogen gas and OH minus ion। आप यदि दोनों रिएक्शन को साथ लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख दीजिए। यह है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और यह है रिडक्शन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन पिछले क्लास में पढ़े थे, ये रिएक्शन अभी पढ़े हैं पीछे। अगला एग्जांपल डालिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ USO4। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन का। सबसे पहला एग्जांपल हम देखे थे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा देखे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके लिए भी आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा। इसमें आपको डालना पड़ेगा CuSO4 का सॉल्यूशन जो टूटेगा अंदर में Cu++ में और SO4 2 माइनस में। इसमें भी आप 2 रॉड डाल दीजिए, सेल से जोड़ दीजिए। एक माइनस है एक प्लस, ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। एक्वस सॉल्यूशन है ये, तो निश्चित है इसमें H+ भी होगा और H- भी होगा। बताइए तो एट एनोड कौन सा रिएक्शन, एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए केटायन दो तरह का है, H+ भी है और Cu2+ भी है। Cu का कॉपर का SRP वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? कॉपर। ये बना देगा Cu सॉलिड, यहाँ पर कॉपर जाके जमा हो जाएगा इस रॉड पर। एंड एट एनोड, मोबाइल नीचे रखिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ होता है, OH- और SO4 2- में इलेक्ट्रॉन देने का काम OH- करेगा। अभी तुरंत पीछे वाला रिएक्शन आप देखें, 4 OH- कन्वर्ट करेगा O2 में, +2H2O +4 इलेक्ट्रॉन। इधर से ऑक्सीजन गैस का बुलबुला निकलेगा और यहाँ बुलबुला नहीं निकलेगा, यहाँ पर एक मेटल जमा होगा जो कि कॉपर होगा। इस तरह से आप HCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं या किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस इसी मेथड से करा सकते हैं। हर बार एनोड और कैथोड का रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, SRP वैल्यू से कौन इलेक्ट्रॉन देगा यह भी चेक करना पड़ेगा आपको SRP से। हर जगह अब सेम कंसेप्ट है। 3 एग्जाम्पल कराने के बाद चौथा हम कराना उचित नहीं समझते हैं,
क्या है कि यह एक सिंपल बात है जिसको अब आप कर सकते हैं इतना बताने के बाद। यदि अभी भी आप नहीं कर सकते हैं तो हम 20 को एग्जाम्पल बता देंगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ये लगाइए, टॉपिक हेडिंग डालिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लॉ, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो ये लॉ है फैराडे का, ये किस चीज़ से संबंधित है। अभी आप देख रहे थे कभी कॉपर जमा हो रहा था, कभी हाइड्रोजन जमा हो रहा था, कभी सिल्वर जमा होता है, कभी जिंक जमा होगा। तो ये अलग अलग चीज जो जमा होता है, इसका क्वांटि मतलब ये इसका जो क्वांटिटी है, कौन कितना क्वांटिटी जमा होगा, कितना चार्ज देने के बाद या कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाने के बाद, इस सब से संबंधित ये बात है। मतलब एलिमेंट जो जमा होगा इलेक्ट्रोड पर, उसकी मात्रा के कैलकुलेशन से संबंधित ये टॉपिक है। इससे संबंधित इन्होंने दो नियम दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, और बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है, नहीं है कुछ भारी है। साथ साथ चलते चलिए। ओके, लिख लिए? नहीं भी लिखे तो आगे बढ़िए। देखो ये नियम क्या कहता है, आप उसको पहले एक फिगर में समझिए, फिर उसके स्टेटमेंट से समझेंगे, फिर उसके मैथमेटिकल अप्लीकेशन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और ये AgNO3 का सॉल्यूशन है जो टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। यहाँ पर आप दो रॉड डालिए, दोनों प्लेटिनम का रॉड है, और इसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए, सेल से जोड़ दीजिए। ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है और ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है। अब बताइए, यदि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है तो ये टूटा है Ag प्लस में और NO3 माइनस में। वाटर भी टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पर H प्लस भी है और Ag प्लस भी है। अब बताइए तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, H प्लस या Ag प्लस? वो SRP वैल्यू से पता चलेगा। चेक कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, चेक कीजिए कि हाइड्रोजन और सिल्वर में किसका SRP वैल्यू ज़्यादा होता है। आप पाइएगा सिल्वर का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कौन करेगा? सिल्वर। और सिल्वर यदि ऐसा करता है तो बताइए इसी रॉड पर ये जमा होने लगेगा। ये जो जमा होने वाला चीज़ है ये कौन जमा होगा? सिल्वर। तो ये सिल्वर जो जमा हुआ है उसके वेट को आप निकालिए। तो ये है वेट ऑफ सब्सटेंस और वेट ऑफ मेटल जो डिपॉजिट हुआ है किस पर? इलेक्ट्रोड पर। अब कैथोड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। और ये क्या है? एनोड। अब ये बात हम बार बार नहीं बोलेंगे, अभी सब हम इंडिकेट भी आगे से नहीं करेंगे, वो आप जानिए। तो यहाँ जो वेट डिपॉजिट हो रहा है किसका? सिल्वर का। इसी से संबंधित लॉ है। अब ये लॉ क्या कहता है इसको सुनिए। लॉ कहता है क्या है, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट से लाया गया बात। कैसे ये उन्होंने लाया उसको देखो। उन्होंने क्या किया, फैराडे ने, माइकल फैराडे ने इसमें क्या किया, पहले 5 कूलम चार्ज दिए इसमें सॉल्यूशन में। तो 5 कूलम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट हुआ उसका वो एनालिसिस करने लगे। मान लीजिए 5 कूलम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट हुआ वो मान लीजिए 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ। मान लीजिए, ये एग्जैक्ट इतना इतना होगा नहीं, हम बस मान के बता रहे हैं। फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया, इस चार्ज को दोगुना कर दिया, इसको कर दिया 10 कूलम। तो अब जो वेट डिपॉजिट हुआ वो हो गया 20 ग्राम। इसको इन्होंने तिगुना कर दिया, तो अब जो वेट डिपॉजिट हुआ वो हो गया 30 ग्राम। यहाँ से वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे, बताइए क्या? द वेट ऑफ मेटल और द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। अब वो कैथोड पर भी जमा हो सकता है, एनोड पर भी जमा हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं आप दोनों जगह से, जैसे इधर से कभी ऑक्सीजन निकल रहा है, कभी हाइड्रोजन निकल रहा है। अलग अलग इलेक्ट्रोड पर तो चीजें जमा हो ही रही हैं। हाँ, कोई गैस है तो गैस बन के उड़ जा रहा है, कोई सॉलिड इस फेज में रहता है तो वो सॉलिड बना के उस पर चिपक जा रहा है। मैटर वो नहीं है कि चिपक रहा है कि उड़ जा रहा है, मैटर ये है कि वहां से फ्री हो रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
मतलब जितना ज़्यादा चार्ज आप इसमें पास कराएंगे वेट उतना ही ज़्यादा डिपोजिट होगा। आप दोगुना करेंगे तो वेट दोगुना हो जाएगा, 10 गुना करेंगे तो वेट भी 10 गुना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन हुआ इसका मतलब। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, तो फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़े। हो गया। देखिए तो इसका स्टेटमेंट पहले। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द electrolytic solution. This statement is called Faraday's first law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और 100% इस बात की गारंटी है कि चाहे आप जिस बोर्ड से भी हो, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यहाँ से बोर्ड एग्जाम में। हाँ, आईआईटी और नीट की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑप्शन बहुत रहता है, तो कभी पूछ देता है कभी नहीं पूछता है। लेकिन बोर्ड में तो हर हाल में आएगा ही आएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। आगे बढ़ें क्या इसमें? लिखिए जल्दी। According to this statement, we can say that W is directly proportional to Q, where W is weight of substance deposited on electrode, ये लिखते नहीं है। Q क्या है? चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। बताइए यहाँ से W इज इक्वल टू जेड क्यू हो जाएगा, जहाँ पर जेड एक कांस्टेंट, यहाँ पर जेड को हम लोग बोलते हैं, जेड का अपना एक नाम है, स्मॉल जेड है ये, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान रहे ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी को हम यहाँ जेड बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। कुछ बातें हम फिजिक्स की करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में Q बराबर आई टी। आई क्या है?
इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या है? टाइम। पढ़े ना आगे। पिछला 2-3 साल से ना क्लास में खिस्सा करने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सब बैच में, सभी बैच में, 11th में, 12th में, जिसका लास्ट मोमेंट रहता है एग्जाम का उसमें भी खिस्से करता है, शुरू में भी खिस्सा ही करता है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब चेंज, ये सब काहे आया है। चेंज आने का 2-3 गो रीजन है। पहला रीजन ये है कि पढ़ाई लिखाई से आपको कोई मतलब है नहीं। दूसरा रीजन ये है कि यदि थोड़ा बहुत आप मतलब रखते भी हैं तो या तो आप दिमाग के बहुत ब्रिलियंट हैं या दिमाग से गधा हैं। वैसी स्थिति में जब हम आपको समझाते रहते हैं तो या तो आप पहले से बात को समझे हुए हैं या फिर आप समझना चाहते नहीं हैं। जब हम समझा रहे होते हैं उस समय उसको लगता है कि अरे पढ़ाई कहाँ हो रहा है। पढ़ाई तो तब हुआ जब लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ हाथ दुख रहा है, मतलब लोड बढ़ा हुआ है, एक प्रेशर बना हुआ है कि स्लाइड चेंज होगा तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे, ताबड़तोड़ लिख रहा है। ऐसी स्थिति में उसको खिस्सा करने का फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। तो हम एक, मतलब ये सारा एनालिसिस करने के बाद हम फील किए हैं कि अब आपको ना ज़्यादा समझाना नहीं है। जिसको समझना है ना, जो माथा का थोड़ा तेज है वो अपने समझ लेता है। जो स्लो है उसको समझना है ही नहीं, वो एकदम निट्ठा गधा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और यदि दिमाग खुलेगा और 1-2 चैप्टर में ठोकर लगेगा तो अपने संभल जाएगा। संभलना होगा संभलेगा, नहीं तो जूता पॉलिश करेगा, नाला साफ करेगा जाके। इतना उसके पीछे आदमी पागल होता रहेगा यार। पहाड़ पर लगता है पत्थर पर माथा पटक रहा है। फ्रस्ट्रेट कर दिया है पकड़ के, मतलब एक चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। पिछला बैच में भी पढ़ा रहे थे, समझा रहे हैं फर्स्ट लॉ, कुछ नहीं हम समझा रहे हैं, बाकी एक तरफ से सब खिस्सा कर रहा है सब। अजीब स्थिति है भाई। हम बोल रहे हैं आप खिस्सा कर रहे हैं। हमको लगता है कि साइंस में लिखाने से कहीं ज्यादा जरूरी है जो टीचर आप बोल रहा है उसको सुनना और उसको समझना। क्योंकि साइंस समझने की जो चीज होती है, लिखने और रटने की चीज थोड़ी है साइंस। लेकिन नहीं, आप वो चीज करते ही नहीं है। आपके दिमाग में बस यही है कि लिखने वाला काम जो हुआ वो प्रॉपर पढ़ाई हुआ, बाद में कि सुनने और वाला काम जो तो फालतू का बोले, इनका काम है, इनको रुपया दिए तो बोलेंगे नहीं तो करेंगे कुछ। ठीक है, देखिए। और ये दशा सिर्फ हिंदी मीडियम वालों में नहीं है, यही दशा आप में है। यहाँ बैठे हुए रहते, यहाँ आके हम लिख के स्टार लगा के हेडिंग डाल के तब कहते हैं बुआ उतारा उतारा रे, उतार लो 4 बार में वो बोलते हैं। तब कॉपी करने 6 बैग हम निकाल रहे, निकालेगा के बाद फिर दो खिस्सा करके क्या लिखे हैं, तब हेडिंग लिखेगा। तब तक हम यहाँ पर खड़ा होके उसका मुंह देखते रहते हैं। हर क्लास में शुरू का 5 मिनट बर्बाद होता है। और आपको लगता है कि आपके 5 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है, हमको लगता है कि हमारे 5 मिनट का बहुत ज्यादा वैल्यू है। शायद यहीं पर एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है जो हमारे और आपके बीच एक डिस्टेंस पैदा कर रहा है। और ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। खैर छोड़िए, इस सब बात से आपको भैंस के आगे बीन बजाए सबको का कोई मतलब बनता नहीं है आपके लिए। देखिए आगे। चार्ज जो होता है ये I × T होता है। यहाँ पर क्यू को हमने क्या कहा है? चार्ज। आई क्या है? लिखते जाइए साथ साथ। समझ क्या रहे हैं? समझना तो आपको है ही नहीं। तो टी है टाइम। इफ I = 1 एम्पियर एंड T = 1 सेकेंड, देन Q बराबर IT होता है। यहाँ से Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम बोला जाता है, तो Q बराबर हो जाएगा 1 कूलाम। यानी सॉल्यूशन में यदि आप चाहते हैं कि 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित करें तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर का करंट कितना टाइम के लिए देना पड़ेगा? 1 सेकेंड के लिए। चेंज करें? पूछेंगे यार ने, लिखते जाइए। क्यू बराबर थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे? जेड। डब्ल्यू बराबर क्या पढ़े थे? जेड क्यू। इफ क्यू = 1 कूलाम
देन W इज इक्वल टू जेड इंटू 1। W बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब हुआ जेड एक कांस्टेंट है और ये जेड W के बराबर है कब? जब चार्ज 1 कूलम हो। यहां से बताइए जेड को डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं? हम वेट को यदि डिफाइन कर दें 1 कूलम पर तो उसी को हम जेड कह रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज जेड। हाँ या ना? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन पूछता है। इसको दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, चेंज करें, लिखेंगे। लिखेंगे द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज is called electrochemical equivalent। अच्छा, इसी को एक दूसरे तरीके से डिफाइन जो कर सकते हैं हम, वो बोल रहे हैं, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो सेम ही बात है। हम यहाँ कह सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड देन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्योंकि बात तो वही है, हम 1 कूलम कहें या फिर 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट कहें, बात तो सेम है। तो इसी का दूसरा रूप वो भी है, हो सकता है बुक में ये लिखा हुआ मिले जो हम बाद में बोले, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों सेम चीज है। क्लियर है यहाँ तक? देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल तब आप कर पाएंगे जब दोनों लॉ पढ़ लेंगे, दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट देख लेंगे, उसकी सारी बातों को समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। चेंज कर दें क्या इसको? हाँ चला गया। बनाइए दोनों फोटो। चलो हटाओ, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओ। अरे बनाओ जल्दी, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइए। अब मेरा मुंह देख रहा है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइए, एक में डालिए AgNO3 और एक में डालिए CuSO4। अरे ढक्कन सुनो, दो डब्बा लो। यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक में डालिए AgNO3।
और इसमें ले लो CuSO4। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, एक AgNO3 का और एक किसका, CuSO4 का। सुनिए, यहां पर केटायन के रूप में कौन कौन उपलब्ध है, Ag+ और H+। यहां पर कौन कौन उपलब्ध है, Cu2+ और H+। यहां पर H+ और Cu+ में जमा कौन होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा, कॉपर का SRP ज्यादा होता है, तो यहां पर कौन जमा होगा, कॉपर। तो यहां जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसका, कॉपर का। तो हम यहां पर लिख देते हैं वेट ऑफ कॉपर। और यहां कौन डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन और सिल्वर में सिल्वर का ही ज्यादा होता है, तो यहां कौन डिपॉजिट होगा। हम बस इंडिकेट किए हैं कि यहाँ सिल्वर जमा होगा, ये जो जमा होने वाला सब्सटेंस है यहाँ सिल्वर होगा, और यहाँ जो सब्सटेंस जमा होगा वो कॉपर होगा। एक बात बताइए, अब यदि हम इस दोनों सेल को सीरीज में जोड़ दें, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो बताइए समान चार्ज मिलेगा दोनों को। सीरीज में जोड़ने के बाद जब समान चार्ज मिलेगा तो मान लीजिए कि हम इसमें 100 कूलम चार्ज देते हैं, इसमें भी, इस सॉल्यूशन में भी, और 100 कूलम चार्ज देते हैं इसमें भी। ये हम नहीं किए, ये फैराडे ने जो किया हम उसी को आपको समझा रहे हैं। तो उन्होंने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाला, और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में सेम चार्ज फ्लो करवाया, 100 कूलम उसमें भी 100 कूलम इसमें भी। उन्होंने पाया कि यहाँ सिल्वर जमा हो रहा है और यहाँ पर कॉपर जमा हो रहा है। जब जमा हुए इस सब्सटेंस को बाहर निकालकर दोनों को जब उन्होंने सेपरेटली तौला, तो उन्होंने पाया कि समान चार्ज देने के बावजूद भी जो वेट डिपॉजिट हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर, उसका जो मास है वह आपस में समान नहीं है, वो अलग अलग। अब जब अलग अलग है तो फिर इसमें रिलेशन क्या है, उसको जब वो ढूंढना शुरू किए तो उन्होंने पाया कि वेट ऑफ सिल्वर और वेट ऑफ कॉपर, इस दोनों का रेशियो उन्होंने निकाला। और फिर उन्होंने क्या किया, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकाला, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकाला, और फिर दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकाला, तो उन्होंने पाया कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। और इतना ही उनका कहना था, इसके बाद ये आगे काम नहीं कर पाए, कुछ दिन के बाद उनका डेथ हो गया। फिर इसी आधार पर आगे का जो लॉ, जो स्टेटमेंट बना फैराडे का, जो सेकंड लॉ है, वो स्टेटमेंट जो बना वो आगे के साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन हम लोग फैराडे के नाम से ही उनको जानते हैं, क्योंकि आगे के साइंटिस्ट ने इसी बात को एक बेस मानकर चला था, इसीलिए कोई नया बात उसमें नहीं है, बात यही है। सच पूछिए तो घुमा फिरा के वो बात बोल दिए थे जिसको आगे के साइंटिस्ट ने बोला। अब वो क्या बोला उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल फैराडे के ओरिजिनल स्टेटमेंट पर थोड़ा बात करते हैं। हम लोग कह सकते हैं यहां से, सुनिए इधर, when same charge pass through the different electrolytic solution, then the different weight of different substance deposited on different electrode, रेशियो बोले थे कि नहीं, लगता है रेशियो नहीं बोले, फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। when same charge pass through the different electrolytic solution, then the ratio of different weight of different substance deposited on different electrode is equal to the ratio of their equivalent weight। तो दोनों के वेट का रेशियो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। यानी यहां से उनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ सिल्वर बाय वेट ऑफ कॉपर ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है किनका, फैराडे का। लेकिन बुक में आप देखिएगा, बुक में आपको ये ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में लिखा हुआ मिलता है एक दूसरा बात, लेकिन वो जो दूसरा बात मिलता है वो यहीं से आया है, और कैसे आया है वो भी हम आपको समझा देते हैं। फिलहाल आप इसको लिख के, इसको पहले लिखिए, इसको लिख लिए क्या, ये पूरा हो चुका है, ये कुलम वगैरह दिखा दिए, स्टेटमेंट लिखिए। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो पहले ही लिख दीजिए, लिखेंगे मैन, पहले तुम इसको लिख लो और साथ साथ चलो, क्योंकि रुकेंगे हम नहीं।
बढ़िया, आगे देखेंगे। व्हेन सेम चार्ज पास थ्रू different electrolytic solution, then the ratio of then the ratio of different weight of different substance deposited on different electrode is equal to the ratio of their equivalent weight. क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका क्या कंक्लूजन है आप उसको समझिए, लिख लीजिए। कंक्लूजन ऑफ एबव स्टेटमेंट। और इसी कंक्लूजन के आधार पर सेकेंड लॉ बनता है। और यदि आपसे सेकेंड लॉ पूछे तो आप वो लिखिएगा जो अब लिखा रहे हैं, क्योंकि इसी का कंक्लूजन है वो। एक्चुअल में देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है सो समझो। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये कहा कि दोनों के वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है, इसके बाद कुछ नहीं कहा। एक ही क्वेश्चन पर ना बात रुक जाएगी, लेकिन इसके कंक्लूजन से निकला हुआ जो बात है उस पर कई सारा इक्वेशन बनने लगता है, जिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पर हम लोग काम करेंगे आगे चल के। अब थोड़ा इसको समझिए कि इसका कंक्लूजन कैसे निकला और क्या निकला। एक बात बताइए, यदि इसके वेट का रेशियो इसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है तो यहां से एक बात जरूर स्पष्ट होता है, इसका यदि वेट कम जमा हुआ होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कम रहा होगा, और इसका वेट यदि ज्यादा जमा हुआ होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी ज्यादा रहा होगा, तब ना ये दोनों रेशियो आपस में समान आ रहा है। तो यहां से ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा जमा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका वेट कम जमा होगा। और यही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है when two or more electrolytic solution connected in series, then the different weight of different substance deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight। मतलब जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो समान चार्ज मिलेगा उसको, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मेटल का जो वेट डिपॉजिट होगा वह उसके इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वहां पर वेट ज्यादा डिपॉजिट हुआ होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका वेट कम डिपॉजिट हुआ होगा। यही इसका कंक्लूजन है। देखेंगे तो मेन स्टेटमेंट ये है, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक cell are connected in series, then the different weight of different substance
deposited on different electrode directly proportional to their equivalent weight. This statement is called Faraday's second law of electrolysis. This statement, लेकिन ध्यान रहे इस स्टेटमेंट को फैराडे ने बोला नहीं, फैराडे ने वो स्टेटमेंट दिया, उसी के आधार पर यह कंक्लूजन निकला जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी. Hence W is directly proportional to E. Equivalent weight is denoted by E and W weight of substance. यहाँ से W बराबर हो जाता है Fe. पहले बताइए W क्या है, weight of substance. उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट का बस यही छोटा सा रूप है, मैथमेटिकल रूप. और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ. कल आप सभी आदमी ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ के आइएगा, याद है बेसिक में ग्राम इक्विवेलेंट बताया गया है. जब किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगा देते हैं तो उसी को ना ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है. और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. और ये सब बहाना नहीं चलेगा कि अभी तक आप पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है तो कर क्या रहे हैं, जो लेट से आए हैं. बेसिक लेक्चर देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, उसी तीनों में लेक्चर में ये सब बात बताया गया है. वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस. यहाँ से बताइए प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. यहीं से आता है W बराबर Fe, जहाँ पर F को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं. और यहाँ से आगे की बात कल होगी. यहीं पर आप समझेंगे फैराडे का वैल्यू 96,500 कहाँ से आता है, फैराडे क्या है, फैराडे कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं. ये बात अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगा, अब ढेर सारा इक्वेशन कंक्लूजन पढ़ाएगा. बाकी का बात कल.